बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात जो है वो मोहम्मद बासित साहब से करवाने लगा हूँ, जिन्होंने आज ही जो है वो FIA के टेस्ट दिए लाहौर के अंदर। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है वो इन्हें कामयाबी अता की है फिजिकल टेस्ट के अंदर, मेयर मेट्स के अंदर। और ये आज जो है वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिन अल्लाह ताला की वजह से इनका जो है वो टेस्ट सारा जो कामयाब हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं इनसे जो है वो फिजिकल टेस्ट के हवाले से मैं क्वेश्चन करूंगा और इनसे टिप्स जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो आज के टेस्ट को जो है वो क्लियर किया। तो अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। जी वालेकुम सलाम जवाद भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आप अपने बारे में बता दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बासित साबिर है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। जी तो आपने टेस्ट वगैरह कहाँ पे दिए? टेस्ट मेरा जी आज एलीट सेंटर था, एलीट ट्रेनिंग स्कूल लाहौर में। जी सही है। तो आपका जो है वो इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या प्रोसेस होता है? पहले रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद क्या काम होता है? सबसे जो पहले है वो तो आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद वो आपको जो रोल नंबर स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो आपको सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब आप सेंटर में जाते हैं तो सेंटर में सबसे पहले तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, जैसा कि एक जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, और हमारे हर सरकारी इदारे का एक रूल है कि आपने जहां भी जाना लाइन में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन में लगना पड़ता है और लाइन की अपना शक्ल में ही आपको सेंटर के अंदर वो एंटर करते हैं। एंटर होने के बाद सबसे पहले आपके सामने कैंप्स लगे होते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी का एलीट सेंटर में बना है और किसी का अब्बास लाइन में बना है। तो अब जो एलीट सेंटर वाले हैं और अब्बास लाइन वाले जो हैं, उन दोनों को सबसे पहले अब्बास लाइन जाना पड़ेगा। वहां पर उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी और उसके बाद उनको जो पंजाब पुलिस की व्हीकल्स हैं, बसेज हैं, उनमें बिठा के उनको उनके सेंटर के मुताबिक, जिनका एलीट सेंटर में एलीट ट्रेनिंग स्कूल में बना है उनको एलीट ट्रेनिंग स्कूल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और जिनका अब्बास लाइन में बना है उन्हें अब्बास लाइन के ट्रैक पे ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले जो आप जब जाते हैं तो सबसे पहले उधर कैंप्स लगे हुए हैं अब्बास लाइन के और एलीट सेंटर के। तो जिनका अब्बास लाइन में सेंटर बना है वो पहले अब्बास लाइन के कैंप में जाते हैं, और जिनका एलीट ट्रेनिंग स्कूल के कैंप में सेंटर बना है वो एलीट उस उनके कैंप्स में जाते हैं। वहां पर आपको आपके रोल नंबर्स के सीक्वेंस के मुताबिक आपके बैच बनाए जाते हैं। बैच बनाने के बाद आपकी जो ग्रुपिंग है वो की जाती है, और उसके बाद आपको जो पुलिस वैन्स हैं उनमें बिठा के एलीट ट्रेनिंग स्कूल के ट्रैक पे ले जाया जाता है, जहां पर आपका फिर फिजिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जी सही है। तो उधर जो रजिस्ट्रेशन होगी? जी, उधर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, आपका पेपर वर्क है, आपका आईडी कार्ड देखा जाता है, आपकी रोल नंबर स्लिप देखी जाती है, और उसके अलावा आपके जो नाम हैं वो लिखे जाते हैं, आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है, और उसके बाद आपकी ग्रुपिंग की जाती है, बैच बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो आपका सेंटर है उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जी सही है। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होते हैं, तो इस वाले से क्लैरिफाई कर दें कि क्या चीज लेकर उन्होंने एक्चुअली ये मे भी कोई कंप्यूटर मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो। कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रोल नंबर स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है, उस पर ये लिखा हुआ था कि आपने अपने साथ जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड डिग्री है पोस्ट के लिए वो लेके आनी है, और जो कुछ लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन स्लिप्स पे नहीं लिखा हुआ था। तो अब मेरी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप थी उस पर लिखा हुआ था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके गया था, लेकिन उधर उन्होंने किसी ने चेक नहीं किए। उन्होंने रिक्वायर्ड डिग्री मांगी थी, फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं अपने ग्रेजुएशन की और मैट्रिक और इंटर की भी लेके गया था एहतियातन के अगर जरूरत पड़ जाए तो। उसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके गया था, अपना आईडी कार्ड लेकर गया था, और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी जो है वो लेकर गया था कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो काम आ सकती है। लेकिन वो उधर उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हमें अपनी डिग्रीज दिखाएं।
जी ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस वाले से क्लैरिफाई कर दूंगी। जिन्होंने रिसेंटली जो वो अपनी स्लिप्स वगैरह प्रिंट किए हैं तो उन्होंने अपडेट कर दिया था वेबसाइट के ऊपर भी कि जो है वो जी बिल्कुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं है। तो जिन्होंने पुराने किए हुए थे जी उनका तो बिल्कुल। पुराना वो चीज लिखी हुई थी, और जो जिन्होंने नहीं किए हैं तो उसमें नहीं लिखी हुई थी। जी ये थोड़ी सी बिल्कुल। क्लैरिफाई करना चाहता था। चलें सही है। तो इसके बाद आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो है वो रनिंग का। एक्सपीरियंस आप तो कितने बजे, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि आप, ये भी बता देंगे आप कितने बजे उधर पहुंचे और क्या आगे रहा फिर। मैं तकरीबन 6 बजे मैं अपने घर से निकला था। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों का आज टेस्ट था। मेरा जो दोस्त है उसका अब्बास टाइम में था और मेरा एलीट सेंटर में। तो अब्बास टाइम में एंटर होने से लेकर जो अटेंडेंस है उस प्रोसेस तक तो हम तकरीबन इकट्ठे रहे थे। और उसके बाद फिर मैं एलीट सेंटर में उन्होंने मुझे भेज दिया और वो उसका अब्बास टाइम में हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर गया। लेकिन अल्लाह उसको और कोई बेहतर मौका देगा। तो 6 बजे हम घर से निकले थे और 7 बजे हम वहां सेंटर के पास पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग सेंटर के अंदर एंटर हुए हैं तकरीबन 8 बजे, यानी 7 से 8 बजे तक, पौने 8:30 बजे तक हम लोग लाइन में लगे थे। और उसके बाद फिर हम अंदर गए हैं जब, तो तकरीबन काफी देर वेट करना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमें काफी देर वेट करना पड़ा। जो पेपर वर्क है उसमें काफी टाइम लगा। और तकरीबन 12 बजे हमारी जो बारी है वो आई, हमें एलीट सेंटर भेजा गया, यानी पौने 12 बजे तकरीबन। और 12 बजे हम पूरे एलीट सेंटर के ट्रैक पे थे। ठीक है, तो वहां पर आपको दौड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दौड़ने का एक्सपीरियंस तो नॉर्मल था, क्योंकि हमारे एक्चुअली हम लोगों की आदत है कि हम लोग या सुबह फजर के बाद भागने को प्रेफर करते हैं या फिर शाम को 6-7 बजे भागने को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उधर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हमें दिन के टाइम भागना पड़ता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे तक। तो वो हाल बहुत बुरा हो गया था। सांस बहुत ज्यादा फूल चुका था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऊपर से हब्स का महीना जा रहा है, तो उसकी वजह से हालत तो काफी बुरी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो उसकी जी वजह से हमें बहुत जो है अल्लाह का करम रहा कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। एक दो पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि लगा कि अब बस बहुत हो गई, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही दिल में भी आया कि अल्लाह ने हिम्मत दिया तो इतना तो अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा है तो हम कर सकते हैं। यानी कि अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तुम हिम्मत ना करो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह यही कहता है कि तुम हिम्मत करो मैं फिर तुम्हें दूंगा। तो हिम्मत करते गए और अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाई कर लिया। जी सही। तो आप अपने साथ पानी वगैरह लेकर गए थे या उधर से अवेलेबल था पानी। नहीं, उधर उन्होंने कैंटीन जो है वो अवेलेबल थी, टक शॉप उन्होंने एक बनाई हुई थी। वहां पर आपको पानी, जूस, चिप्स और बिस्किट वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। जी ठीक है। और मोबाइल फोन के वाले से बता दें कि वो कहीं कलेक्शन पॉइंट बना हुआ था या नहीं। नहीं, मोबाइल फोन का कलेक्शन पॉइंट कहीं पे नहीं था। जो लीड सेंटर के सामने हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर कुछ वैन्स हैं जो आपको टक शॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कैरी डब्बा में, रिक्शा में, या कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं तो वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट की तरफ से, FIA या पंजाब पुलिस की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लिखा भी हुआ था, जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उन पर लिखा हुआ था कि आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो अपने साथ नहीं लेकर आना। जी ठीक है। तो जो लोग आए हुए थे टेस्ट देने के लिए वो दूर दूर से आए हुए थे या सिर्फ लाहौर के इलाके से ही आए हुए थे। नहीं, बहुत दूर से भी आए हुए थे। कुछ लोग मुझे मिले जो कसूर से थे, कुछ लोग चिन्योट से थे, कुछ लोग यानी दूसरे शहरों से जहां पर सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं, जहां जिनके साथ कोई मेजर सिटीज लगती हैं, जहां सेंटर्स अवेलेबल हैं, वो उन्हें फिर सबको लाहौर ही रेफर किया गया। जी, तो ऐसे लोगों के पास मोबाइल फोन तो होते ही है क्योंकि वो इतने दूर से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो मोबाइल किधर करें फिर। उनके लिए सजेस्ट यही करूंगा कि कोशिश करके मोबाइल ना लाएं। अगर कोई इधर कोई रिलेटिव है
तो उसको साथ ले जाएं, वहां पहुंचकर आप मोबाइल फोन उसको दे दें, उसे बेशक कहें कि आप चले जाएं कहीं, यानी घर चले जाएं, या उसको कहें कि आप वेट कर लें। अदरवाइज दूसरी जो ऑप्शन है वो यही है कि जो बाहर टच शॉप्स हैं उधर अपने मोबाइल वगैरह सबमिट करवा दें और फिर अंदर ले चले जाएं। जी ठीक है, तो ये बता दें कि टेस्ट के लिए जो है वो कितने बजे जाना चाहिए, मतलब 6 बजे 7 बजे या कितने बजे उधर पहुंचना चाहिए? टेस्ट के लिए तकरीबन आपको अर्ली मॉर्निंग जाना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ये है कि आपको लाइन में आगे जगह मिल जाएगी, क्यू में आगे जगह मिल जाएगी आपको, जिसकी वजह से आप सेंटर में जल्दी एंटर हो जाएंगे। आपको ज्यादा देर बाहर जो है धूप में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो अब जब आप सेंटर के अंदर एक दफा एंटर हो जाएंगे, फिर उसके बाद ग्राउंड में बेशक आपका रोल नंबर काफी आगे है, यानी सीक्वेंस के हिसाब से आपका काफी बाद में भी बनता है, लेकिन आपको जो दरख्तों की छांव है वो मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको काफी फैसिलिटी मिल सकती है। वरना आप अगर लेट जाएंगे तो आपको सेंटर के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तो आपका जो आधा स्टेमिना है वो वहीं पर लूज हो जाता है। जी सही है, तो आपके कहने का मतलब जो है कि जो जल्दी जाएगा उसका नंबर भी जल्दी आएगा, जो लेट जाएगा उसका नंबर भी लेट आएगा। बिल्कुल। तो गेट वगैरह कब तक बंद हो जाते हैं, मतलब लास्ट कैंडिडेट कब तक जा सकता है? गेट तकरीबन ये तो हम नहीं देख सके आज, क्योंकि हम लोग अपने जो पेपर वर्क था उसमें बिजी थे, उसके बाद हम लोग चले गए। लेकिन आई थिंक कि तकरीबन 10-11 बजे उन्होंने गेट क्लोज कर दिए। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। जी सही है, तो नाश्ता वगैरह करके जाना चाहिए या बगैर नाश्ते कोई हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना नाश्ता चाहिए आपको बिल्कुल लाइट सा करना चाहिए, ना ज्यादा हैवी हो, ताकि आपको भागने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा हम नाश्ता अच्छा कर जाएं, उधर जाके टाइम लग सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो लोग अपनी तरफ से हैवी नाश्ता कर जाएं और वहां जब जाएं तो रोल नंबर के सीक्वेंस कुछ ऐसा बने कि उनकी जो फिजिकल टेस्ट है वो पहले कंडक्ट किया जाए और जो दूसरे हैं उनका बाद में किया जाए। तो एक दिन अगर आप वेट कर सकते हैं, एक दिन आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कर लें, क्योंकि मंजिल की जो पहली सीढ़ी है अगर आप वो पार कर लें तो फिर आगे भी आराम से पार कर जाती हैं, आगे भी अपनी मंजिल तक बढ़ते जाती हैं। लेकिन अब अगर मंजिल की पहली सीढ़ी में ही आपको अपनी ही किसी गलती की वजह से या अपने कंट्रोल ना करने की वजह से प्रॉब्लम हो, तो फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम आती है। तो एक 2 स्लाइस और 1 कप दूध का, या 1 बाकर खानी और दूध, इस तरह का जो लाइट सा नाश्ता है वो आई थिंक इनफ है, जो आपके अगर दौड़ हो तब तक डाइजेस्ट भी इजीली हो सकता है। जी सही है, तो दौड़ के फौरन बाद जो है वो हाइट की मेजरमेंट होती है और छाती की मेजरमेंट होती है या उसमें टाइम होता है? दौड़ के तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो है वो आपको, जब आप दौड़ते हैं तो सबको पता है कि आपका जो स्टेमिना है वो किस सिचुएशन में, आपका सांस फूला होता है, आपको अपनी होश नहीं होती, आपकी टांगें दर्द कर रही हैं, आपको गर्मी लग रही है, तो सबसे पहले तो वो आपको उधर एक साइड पर बिठाते हैं कि आप जरा रेस्ट करें, अपना जो सांस है वो बहाल करें और सांस को अपने आप को ठीक करें। और उसके बाद फिर आपकी जो रनिंग क्वालिफाइड की स्टैंप है वो लगाई जाती है। उसके बाद फिर आपको क्यूज की शक्ल में, लाइंस की शक्ल में नेक्स्ट जो मेजरमेंट सेंटर है, मेजरमेंट कैंप है, उधर आपको रेफर कर दिया जाता है। एक या 2 FIE के जो जवान है वो आपको लेकर जाते हैं और वहां से फिर आपको मेजरमेंट आपकी की जाती है, लाइंस बनाई जाती हैं पहले, और लाइंस बनाने के बाद फिर आपको आगे मेजरमेंट के लिए लेकर जाया जाता है। जी, तो रनिंग टेस्ट वाले से कोई टिप्स वगैरह दे देंगे, शुरू में कैसे दौड़ना चाहिए, दरमियान में और आखिर में कैसे दौड़ना चाहिए? रनिंग टेस्ट के हवाले से मैं टिप्स तो यही दूंगा कि मोस्टली लोग प्रैक्टिस करते हैं रनिंग से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका स्टेमिना जो है वो उनका साथ नहीं देता। और उसके बाद कुछ लोग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो तो ऑब्वियसली रह जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका जो मेजर रीजन है क्वालिफाई ना करने का वो यही है कि हम लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम प्रैक्टिस करने की, जॉगिंग करने की आदत है। लेकिन वहां पर जब हम जाते हैं तो हम लोग
दोपहर के वक्त जब सूरज, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आज 12 बजे एट शार्प 12 ओ क्लॉक मेरा टेस्ट जो है कंडक्ट हुआ, मैं ट्रैक पे था, तो सूरज उस वक्त बिल्कुल सर पे था। अब मैं या सुबह के टाइम प्रैक्टिस करने वाला या शाम के टाइम प्रैक्टिस करने वाला, जब सूरज की पहला ही हमने कदम बढ़ाया तो हमें पता लग गया कि हमारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तो उन लोगों को मेरा सबसे पहला तो सजेशन यही है कि आप बेशक शाम को करें या सुबह को करें, लेकिन दरमियान में कभी कभी दोपहर के टाइम भी 1 या 2 चक्कर जो है ट्रैक के, राउंड के, जितने भी आप लगा सकती हैं इजीली लगाएं, ताकि आपको आदत हो कि उधर जाके आपने किस तरीके से टेस्ट जो है वो पास करना है। उसके बाद जब आपने दौड़ स्टार्ट करनी है तो पहले जो 2-3 मिनट है वो आराम आराम से भागना शुरू करें, यानी ज्यादा तेज स्पीड में नहीं, आराम आराम से जैसे जॉगिंग करती हैं, और 2 या 3 मिनट के बाद अपनी जो स्पीड है उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू करें। अचानक स्पीड जो है वो स्पीड नहीं पकड़नी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू करें 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, तो ताकि आपका सांस है वो भी ज्यादा ना फूले और आपका स्टेमिना भी एक कंट्रोल में रहे और आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह ही करना चाहिए। तो इसमें जो है वो छाती और कद के बारे में आप बता दें कि अगर जब मेजरमेंट करा रहा हो तो उस वक्त कैसे खड़े होना चाहिए? बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ थोड़ी होनी चाहिए, किस तरह? छाती जब आप अपनी मैयर करवा रहे हो तो तब आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना चाहिए, और कोशिश करें कि अपने जो विंग्स हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको बेहतर तरीके से पता होगा, और जो नहीं जाते वो फिर किसी से पूछ लें, अपने विंग्स को कोशिश करें कि फुला लें, छाती अपनी बिल्कुल सीधी रखें। तो उससे ये होता है कि आपके ये जो साइड्स हैं, ये विंग्स जिसे कहते हैं, ये फूल जाते हैं, तो छाती की मेजरमेंट तकरीबन यहीं से होती है, तो इससे आपकी मेजरमेंट में काफी जो है फर्क पड़ जाता है। और उसके बाद जब आपने हाइट अपनी मेजर करवानी है तो मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि वो अपना जो फोरहेड है वो ऊपर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर वो हाथ लगाएं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ इस तरीके से उनका जो हाइट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें इशू ये होता है कि वो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। क्यों? कि हमारा फोरहेड बेशक जितना ऊपर मर्जी हो, हमारी हाइट उतनी ही रहेगी। हमारे जो सर का ये बिल्कुल ये हिस्सा है, ये हमें सीधा रखना चाहिए, यानी अपनी चिन जो है, ठोडी जो है, उसको थोड़ा सा नीचे करें ताकि ये जो हिस्सा है आपका ये बिल्कुल ऊपर उस रॉड के साथ लगे, जो वुडन रॉड उन्होंने लगाया होता है, तो उससे फिर आपकी जो हाइट है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जी ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट की है रनिंग की, और उनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो कोई कह रहे हैं कि हम नहीं जाते, हम कोई इश्यू है, दर्द हो रहा है तो हम कैसे दौड़ेंगे? तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उनको मैं यही कहूंगा कि उन्हें हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल 2020 में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी पंजाब पुलिस की तरफ से, अब कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा, सोचा कि हमारी तैयारी नहीं है, दूसरा कोविड है और ये है वो है, हम इस दफा अप्लाई नहीं करते, हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। अब जिन्होंने 2020 में अप्लाई कर दिया उनका बेशक अभी तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका अनकरीब टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा पीपीएससी की तरफ से। पीपीएससी ने टेस्ट लेने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आइंदा से जो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है फैसला दिया गया है कि आइंदा के बाद पंजाब पुलिस में मुझे अब ये नहीं पता कि बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा है कि नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस में आइंदा के बाद सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाएगी। आइंदा के बाद पंजाब पुलिस में जो डायरेक्ट भर्ती होती है वो सिर्फ एएसआई की होगी। जिस तरह अभी एएसआई की जो है डिपार्टमेंटल कोटा होता है, यानी डिपार्टमेंट के लिए जो लोग डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं उनके लिए भर्ती है, और सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट और डिपार्टमेंटल कोटा दोनों। लेकिन आइंदा के बाद सब इंस्पेक्टर जो है उसकी डिपार्टमेंटल कोटा, डिपार्टमेंट के लिए सर्विस रिक्रूटमेंट की जाएगी, जो लोग एएसआई हैं या कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, और जिन लोगों ने ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना है वो जस्ट एएसआई के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जी ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं ये उन लोगों को चाहिए, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। 7 मिनट अगर मेहनत कर लें
खलियां पड़ी हैं, प्रैक्टिस करते रहें, खलियां आपकी टूट जाएंगी, आपको थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी। तो अगर 7 मिनट आप भाग सकते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो वेट के हिसाब से कोई मसला हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा 90 किलो वेट है या 100 किलो वेट है या इवन 110 है, तो उनके लिए कोई इशू हो सकता है, उनको निकाल सकते हैं कि ओवर वेट है आप? वैसे देखें, डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने वेट जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका वेट इतना होना चाहिए। आपका बॉडी मास जो मेडिकली अप्रूव है कि इस एज में आपका इतना बॉडी मास होना चाहिए, वो तकरीबन सबका होता है। अगर कोई ओवरवेट है तो उसको फिर रनिंग के दौरान प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो सकती है। उससे भागा नहीं जाएगा, उसका सांस फूल जाएगा, स्टेमिना उसका कम होगा, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भाग सकती हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके अदरवाइज उसके अलावा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सही है। तो जिनकी छाती और कद जो है वो कम है, तो वो किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा अगर कम है तो? जिनकी छाती कम है उनको चाहिए कि अगर आपके 10 दिन पड़े हैं, 12 दिन पड़े हैं, 15-20 दिन पड़े हैं, तो जितने भी दिन पड़े हैं आप कोशिश करें कि जिम ज्वाइन कर लें। कोई थोड़ी ज्यादा कर लें या कम कर लें, कोई अच्छा ट्रेनर, जिम का जो ट्रेनर है उसको कहें कि यार काइंडली आप ये जो 10-12 दिन या 15 दिन 20 दिन है, मुझे थोड़ा अच्छी तरीके से गाइड कर दें, मुझे अच्छे तरीके से ट्रेन कर दें ताकि मैं क्वालिफाई कर सकूं। तो उन्हें चाहिए कि जितने भी दिन हैं मेहनत कर लें जरा। 1 इंच का, आधा इंच का, 1.5 इंच का फर्क है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अपनी डाइट जो है 10-15 दिन 20 दिन अच्छी रख लें, रूटीन बना लें एक, उस हिसाब से अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करें। और इसके अलावा जो हाइट है उनमें हम लोगों को, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कों बाजुओं से लटकते हैं और पैरों के सहारे लटकते हैं, लेकिन उन चीजों से सिर्फ बाजू या जो पैर हैं वो बड़े होते हैं। हमारी जो बॉडी है प्रॉपर वो बड़ी नहीं होती। किसी के बाजू ज्यादा बड़े हो जाते हैं, किसी के जो टांगे हैं वो ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। लेकिन हाइट को प्रॉपर बढ़ाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेज हैं, यूट्यूब पे आपको अक्सर मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जब आप जिस पोजीशन में आप पुशअप्स करते हैं, तो पुशअप्स में अपने जो पेट तक का हिस्सा है ये जमीन पे लगाकर और चेस्ट को बिल्कुल आप ऊपर रखें, यानी हाथ बिल्कुल सामने जमीन पर, पेट से लेकर पांव तक जो है वो बिल्कुल नीचे जमीन पर, और उसके बाद चेस्ट जो है वो अपने बिल्कुल ऊपर। तो इससे आपकी जो हाइट है उसमें डिफरेंस आ सकता है, अगर आपके बोन्स जो है वो अभी बढ़ने वाली हो। तो उसके अलावा भी और भी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएंगी। जी, तो वहां पर कोई रियायत वगैरह की जाती है? अगर थोड़ी सी बंदा की मेजरमेंट कम हो तो उसमें कोई रियायत कर सकते हैं ये वाले? रियायत नहीं की जाती, क्योंकि अगर एक के साथ रियायत कर दें तो सब कहेंगे कि हमें रियायत दें। अगर मेजरमेंट में थोड़ी रियायत करते हैं तो वो कहेंगे हाइट में भी रियायत दें। हाइट में और मेजरमेंट में, चेस्ट मेजरमेंट में अगर वो रियायत देते हैं तो फिर उन्हें सब कहेंगे कि जी हमें जो रनिंग टेस्ट है उसमें भी रियायत दें। तो ये फिर उनके लिए काफी जो इशू है वो क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि इस तरह के जो सिचुएशन होती हैं उनमें बहुत सारा जो सुर्खे जिन्हें हम कहते हैं वो भी आ जाती हैं, जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी रिटन टेस्ट के हवाले से, तो उसमें एक आदमी है, तो वो मैं शेयर भी करूंगा सोशल मीडिया पर, कि वो जब बात हुई कि वहाँ पंजाब पुलिस वाले भी हैं, तो एक आदमी ने कहा कि यार वहाँ सिफारिश नहीं चलेगी। तो वो बातों बातों में वो कहता है कि मैंने पैसे देकर भर्ती हो जाना है, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी सारी बात हो चुकी है। तो इस तरह के लोग, अब नो आइडिया कि उसने वाकई में अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं या नहीं, लेकिन इस तरह के लोग जो है, चस्के लेने वाले लोग, इस तरह के जो नाजायज जराए से भर्ती होने वाले पर यकीन रखने वाले लोग हैं, बाय हुक और बाय क्रुक अपनी मंजिल को अचीव करने वाले लोग हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बात एक जहन में रखें कि अगर आप सिफारिश से भर्ती होना चाहते हैं, नाजायज जराए से भर्ती होना चाहते हैं, तो आप आज भर्ती हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जाकर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का, ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि अगर मैं भर्ती ना होता,
मैं कोई और काम कर लेता तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, आज मुझे ये शर्मिंदगी उठाना ना पड़ती। जी सही है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका सांस फूल जाता है जैसे ही वो दौड़ना शुरू करते हैं, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? सांस फूलने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बिल्कुल। अगर नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जब आप भागते हैं तो नाक के जरिए से सांस लें और मुंह के जरिए से सांस बाहर निकालें, यानी उसको एक्सेल करें, यानी नाक के जरिए से इनहेल करें और मुंह के जरिए से उसको एक्सेल करें। और उसके बाद मैंने अक्सर जो है इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि जब आप भागते भागते थक जाते हैं, आप लोगों को हिम्मत नहीं रहती, बाजू क्योंकि हमारे इस तरह मूव कर रहे होते हैं, तो आप बाजुओं को मूव ना करें, आप बाजुओं को अपने बिल्कुल पेट के ऊपर इस तरीके से बांध कर भागना शुरू करें, यानी कि 10 सेकंड 20 सेकंड आप इस तरह भागे, तो उससे आपका जो सांस है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। आप भाग रहे हैं, आपका सांस ज्यादा फूल रहा है, तो ज्यादा जो सांस है लें और ज्यादा ही उसको एक्सेल करें, यानी जितना सांस आपने लेना है उतना ही उसको एक्सेल करें। ये ना हो कि आप थोड़ा सा सांस ले रहे हैं और एक्सेल ज्यादा कर रहे हैं, या जो सांस है वो इनहेल ज्यादा कर रहे हैं और उसको एक्सेल कम कर रहे हैं। तो जितना सांस आप अंदर खींच रहे हैं उतना ही आप बाहर भी निकालें। ये टिप्स हैं इसके लिए, रनिंग के लिए। जी सही है। तो ये किस तरह पता चलेगा कि आप टेस्ट पास कर चुके हैं? अंदर कोई मोहर वगैरह लगाते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स पर, या क्या जब करते हैं? आप सबसे पहले जब आपको अटेंडेंस के लिए अब्बास टाइम से निकाला जाएगा, तो उस वक्त आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर एक स्टैंप लगाई जाएगी। उस स्टैंप के जरिए से आप आपकी जो फिजिकल अटेंडेंस है वो अप्रूव होगी। देन आपको अब्बास टाइम में भेजा जाएगा। वहां आप जब ट्रैक पर भागना शुरू करेंगे और जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो है यानी क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम लिया जाएगा, आपका रोल नंबर बुलाया लिया जाएगा, जो है कॉल किया जाएगा। जब आपका रोल नंबर आएगा आप उधर जाएंगे, आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर जो रनिंग टेस्ट क्वालिफाइड की स्टैंप लगाई जाएगी। उसके बाद आपको मेजरमेंट वाला जो कैंप है उधर ले जाया जाएगा, उधर आपकी हाइट होगी और जो आपकी चेस्ट मेजरमेंट है वो होगी। उस आपकी उसी रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपकी हाइट भी लिखी जाएगी, आपकी जो चेस्ट है बगैर फुलाए कितनी है और फुलाकर कितनी है वो सब उस पर राइट किया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर आपको फाइनल जो स्टैंप है वो सबसे लास्ट में एक काउंटर होगा, वहां भेजा जाएगा, वहां रेफर किया जाएगा। वहां से आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की स्टैंप है वो लगाई जाएगी। उसके बाद फिर आप बाहर जा सकते हैं। यानी 3 स्टैंप्स जो है वो टोटल लगाई जाती हैं, और जिसकी उस रोल नंबर स्लिप पर 3 स्टैंप्स होंगी वो क्वालिफाई कर जाएगा रिटर्न के लिए। जो फेल होते हैं तो उनकी स्टैंप्स वगैरह नहीं लगाते हो? उनको स्टैंप्स नहीं लगाई जाती। फॉर एग्जाम्पल जो लोग रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर सके, यानी 7 मिनट जब हो जाते हैं तो वो रस्सी जो है वो खींच देते हैं उसको। पहले जो है रस्सी जब तक टाइम पूरा नहीं होता वो जमीन पर पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा होता है उस रस्सी को खींच कर ऊपर कर दिया जाता है ताकि कोई भी आगे ना आ सके। तो जो जितने भी लोग पीछे होते हैं उनको उसी जो एंडिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन है, उसके साथ ही एक छोटा सा गेट है, उनको वहां से एग्जिट प्रोवाइड किया जाता है। उस छोटे गेट के जरिए से वो उस छोटे गेट के जरिए निकल जाते हैं, और फिर उनकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर कोई स्टैंप नहीं लगाई जाती। उसके बाद जो लोग रिटर्न क्वालिफाई रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं और मेजरमेंट में रह जाती हैं, तो उनकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर मेजरमेंट उनकी लिख दी जाती है, लेकिन फाइनल स्टैंप नहीं लगाई जाती। यानी कि क्वालिफाइड फॉर रिटर्न की स्टैंप जो है, फाइनल स्टैंप वो नहीं लगाई जाती, उनको वैसे ही वहां से एग्जिट दे दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनकी फिर स्टैंप लगाई जाती है जस्ट। तो जो आखिरी स्टैंप लगाते हैं उसमें वो पास लिखा हुआ होता है या रिटर्न के लिए क्वालिफाई लिखा हुआ होता है? क्या चीज वो स्टैंप में लिखी? उसमें क्वालिफाइड लिखा होता है, क्वालिफाइड फॉर रिटर्न। अच्छा जी सही है। तो अभी इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? रिटर्न टेस्ट वगैरह कब होंगे और क्या प्रोसेस है आगे? अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि तकरीबन 8 तारीख तक सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है वो होगी, सब इंस्पेक्टर के फिजिकल होंगे। 9 तारीख से एएसआई के स्टार्ट होंगे,
और तकरीबन 15-16 से जो है कंस्टेबल के स्टार्ट होंगे और उसके बाद कंस्टेबल ड्राइवर के स्टार्ट होंगे। जब सारे फिजिकल टेस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो उनको रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो अपना शेड्यूल बनाएंगे और फिर रोल नंबर्स के हिसाब से, सीट्स के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से वो फिर रिटर्न जो है वो कंडक्ट करेंगे। जी सही है। तो एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो काफी लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं कि जो बंदा जब एक बार रनिंग टेस्ट फर्ज की जिस तरह आप हैं तो उसने पास कर लिया, तो क्या वो अगली पोस्टों के लिए भी रनिंग टेस्ट दोबारा देगा या वो नहीं देगा? नहीं, वो फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसने सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई किया है, ईएसआई के लिए, कंस्टेबल और कंस्टेबल ड्राइवर चारों के लिए, या एक दो किसी ने 2 सीट्स के लिए किया है, किसी ने 3 सीट्स के लिए किया है, उसके लिए फिजिकल जस्ट एक ही होगा। वो एक दिन जाएगा, इस सारे प्रोसेस से गुजरेगा और इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो अगली सीट्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि उसका दोबारा रिटर्न टेस्ट उसका दोबारा जो फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये है कि उसको दोबारा जिस दिन टेस्ट होगा या जो उसकी टेस्ट डेट होगी उस दिन जाना पड़ेगा, अपनी जो अटेंडेंस है वो लगवानी पड़ेगी, फिजिकल अटेंडेंस जो है वो उसको शो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको टेस्ट जो है फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जस्ट अपनी अटेंडेंस लगवा के वो क्वालिफाई समझा जाएगा। जी सही है, ठीक है। तो इस बार जो एफआईए में कितने लोगों ने तकरीबन अप्लाई किया, आपका क्या ख्याल है? इस बार तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें से जो 0.2 मिलियन यानी 2 लाख लोग जो हैं उनकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से या इंफॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की वो सही ना होने की वजह से या और किसी वजह से उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन 13 लाख 1.3 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। ये नहीं कि 13 लाख ने सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया। 13 लाख लोगों ने तमाम सीट्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 2 के लिए, किसी ने 3 के लिए, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। वो 13 लाख जो हैं स्टूडेंट्स उन्होंने अप्लाई किया है इस साल पाकिस्तान में। जी सही है। तो इससे पहले एफआईए की जॉब्स कब आई थी, आप कोई पता है इस इससे बारे में? पहले लास्ट ईयर आई थिंक नहीं आई थी। मैं क्योंकि कोविड था उसकी वजह से, दूसरा मैं इतना टच में भी नहीं रहा लास्ट ईयर कोविड की वजह से। आई थिंक 2019 में लास्ट टाइम आई थी ओटीएस के थ्रू। जी ठीक है, सही है। तो अभी अगर रिटर्न टेस्ट होना है तो उस हवाले से कैसे प्रिपरेशन की जाए, कोई बुक्स पढ़ी जाए या किस तरीके से जो तैयारी की जाए? रिटर्न टेस्ट के लिए मोस्टली जो लोग होते हैं वो जाके कोई किसी पब्लिशर की बुक ले रहा है, कोई किसी पब्लिशर की बुक ले रहा है। लेकिन मेरा उनको एक सजेशन यही होगी कि ऑनलाइन डाटा जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन आपके यूट्यूब पे, आपके गूगल पर पीडीएफ की शक्ल में बहुत ज्यादा डाटा आपको मिल जाता है। आप उनसे तैयारी करें, एक सीक्वेंस बना लें। आपको हर चीज का, हर एक चीज का डाटा जो है उस सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाता है। आप वहां से पढ़ लें। अगर नहीं आप पढ़ सकते तो आप फिर डिफरेंट जो अकेडमीज हैं, कोई अच्छी अकेडमी, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सी अकेडमीज ऐसी भी हैं जो जस्ट ये सोचती हैं कि जिस तरह अक्सर हम कहती हैं कि मुर्गा घेरना, तो कहते हैं कि जितने में जी मुर्गा घेरा जाता है आप घेर लें और बाकी पढ़ाई जो है वो हम इनको किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करवा देंगे। ये याद करती हैं, करें नहीं करते ना करें, हमने सिर्फ इनको अपना काम पूरा करना है, इनसे फीसेस लेनी है। लेकिन हमारे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में बहुत अच्छी अच्छी अकेडमीज भी हैं जो आपको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको इस काबिल बनाती हैं, आपके अंदर वो जज्बा लेकर आती हैं, आपके अंदर वो इल्म आपके सर के ऊपर से गुजारने के बजाय आपके जहन में वो इल्म डालती हैं कि जिसके हासिल करने के बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। तो इस हवाले से कोई रिटर्न टेस्ट का ऑफिशियल सिलेबस भी अनाउंस हुआ है या वैसे ही जो आम वेबसाइटों वगैरह पर लिखा हुआ है वही रिटर्न टेस्ट का सिलेबस एफआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पे या गूगल पर जो उन्होंने अनाउंस किया है, वो आपको आप गूगल पर लिखेंगे एफआईए सिलेबस फॉर एसआई या असिस्टेंट यूडीसीएलसी, वो आपको आराम से मिल जाएगा। उसमें इस्लामिया, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, सारे तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो मिलाकर आपको आपका सिलेबस जो है वो बनाया जाता है।
जी मेरे ख्याल में तो ऑफिशियल सिलेबस अभी अनाउंस नहीं हुआ, वो तो पुराना जो है वो पास पेपर्स उनके वो हिसाब से देख के पुराना ही लोग। है, लेकिन मोस्टली उसी तरीके का पेपर आता है, उसी तरीके का सिलेबस जो है वो बनाया जाता है, और उसी तरीके के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से उसी तरह के होते हैं। बस ये होता है कि एक पोर्शन ज्यादा कर देते हैं, दूसरा पोर्शन कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ ज्यादा कर दिया, कभी कंप्यूटर ज्यादा कर दिया, इस्लामी आर्ट, इंग्लिश ज्यादा कर दिया, लेकिन तकरीबन क्वेश्चन उसी तरीके के होते हैं। सही। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा? रिटन टेस्ट इंग्लिश में ऑब्वियसली होगा। जो उर्दू के क्वेश्चन है वो उर्दू में पूछे जाएंगे, इस्लामियत के क्वेश्चन जो है वो उर्दू में या इंग्लिश में पूछे जाएंगे, और बाकी जो है वो तमाम इंग्लिश में होगा। जी ठीक है, सही है। तो कुछ लोगों से जो रोल नंबर स्लिप्स है वो डाउनलोड नहीं हो रही, तो वो कैसे डाउनलोड करें फिजिकल टेस्ट की? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, तकरीबन 1.3 मिलियन कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको रोल नंबर स्लिप्स इशू की गई हैं। तो इतनी ज्यादा इतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब एक साइट ओपन कर रहे होते हैं तो लिंक डाउन हो जाता है। अक्सर बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो भी, उनके भी लिंक डाउन हो जाती हैं। तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा हौसला रखें। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक जो है बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि उसमें मेजोरिटी जो है वो सो चुकी होती है। तो उन्हें चाहिए कि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान दरमियान करें। थोड़ा उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नींदें जो है अपनी हराम करनी पड़ेंगी। तो अगर आप अब FIA जो है एक बहुत कह लें कि प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। सैलरी हो, यूनिफॉर्म हो, उनका बिहेवियर हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, हैंडसम है। तो अगर आप उस बिल्कुल। डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी नींदें थोड़ी हराम करनी पड़ेंगी। बेशक वो फिजिकल टेस्ट के लिए हो, बेशक वो रोल नंबर स्लिप के लिए हो, और बेशक वो रिटर्न टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए हो, तो आपको नींदें थोड़ी हराम करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी अपना एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाई थी, अप्लाई किया था, तो मैं तकरीबन 3 से 4 रातें और दिन जागा था। यानी रात 12 बजे से लेकर सुबह 4, 5, 6 बजे तक जागता था। 7 बजे सो गया, 11, 12 बजे फिर उठ गया, और फिर से जो है वो सारा प्रोसेस दोबारा से किया, लेकिन मोस्टली एरर आ जाता था। तो 3 से 4 दिन के दरमियान मेरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का सबमिशन का, वो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से रोल नंबर स्लिप का भी 1 से 2 दिन लगे। तो उन्हें चाहिए कि हौसले के साथ करें, हिम्मत ना हारें, करते रहें जब तक नहीं होता। जिस तरह आपने फिजिकल टेस्ट को अपने लिए डू और डाई बनाना है तो कामयाब होंगे, इसी तरह रोल नंबर स्लिप को भी अपने लिए डू और डाई बना लें, और फिर रिटर्न टेस्ट को भी। तो जब आप इन 3, 4 चीजों को, 5 चीजों को अपने लिए डू और डाई बना लेंगे, और अल्लाह खैर करे क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपके लिए जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाएगी। आपको फैसिलिटीज जो आप जिनके बारे में इमेजिन करते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह मोहम्मद बासित भाई, आपने जो है वो बहुत अहम बातें आज बताई। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है वो आगे भी कामयाब करे रिटन टेस्ट में, और आप सिलेक्ट हो जाएं FIA में। जिस तरह आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी, आपकी भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी तो यहाँ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।